देखिए बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 3.2। देखिए ये क्वेश्चन आपका 5 पार्ट में डिवाइड है, ए बी सी डी एंड ई। तो यही हमें क्वेश्चन करना है। चलिए इसे करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का। इन एग्जाम्पल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली ए फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड फॉर करंट। वो ये कह रहा है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, वो मिलीमीटर पर सेकंड में होती है। देखो बच्चों, जब हमने एग्जांपल 3.1 का क्वेश्चन किया था तो वहां पे भी हमने इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट की थी। तो वहां पे जो मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट की थी एग्जांपल 3.1 है ये, ठीक है। तो एग्जांपल 3.1 में जो मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट की थी इतनी कैलकुलेट की थी। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है बच्चों वो बहुत कम होता है, ठीक है। वो मिलीमीटर पर सेकंड में होता है। तो अगर मैं ये तो मीटर पर सेकंड में, तो अगर मैं इसे मिलीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा। देखो हमें क्या करना है, जस्ट इसे, ये 10 की पावर -3 है ना, इसे 10 की पावर 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मीटर में 10 की पावर 3 मिलीमीटर होता है। तो अगर मैं ये 10 की पावर 3 यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा ड्रिफ्ट स्पीड आ रहा है एग्जांपल 3.1 में, जो ड्रिफ्ट स्पीड आया था वो आया था बच्चों 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 सेकंड में 1.1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो ये स्पीड तो बहुत कम है बच्चों। तो एक्चुअल में जो ड्रिफ्ट होता है ना, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बच्चों, ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट, इसका हिंदी मीनिंग होता है सरकना, मतलब धीमे धीमे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, बहुत धीमे धीमे सरकता रहता है, बहुत कम स्पीड होती है उसकी, 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहां पे, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली ए फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड फॉर करंट इन द रेंज ऑफ ए फ्यू एम्पियर। How then is current established almost the instant a circuit is closed? इसका मतलब यह है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड तो बहुत कम होती है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों जिस इंस्टेंट में हम सर्किट को क्लोज करते हैं उसी इंस्टेंट में जो है करंट भी स्टैब्लिश्ड हो जाता है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल, यही हमें बताना है कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि करंट जो है उसी इंस्टेंट में स्टैब्लिश्ड हो जा रहा है जिस इंस्टेंट में हमने सर्किट को क्लोज किया है। तो इसे समझते हैं बच्चों क्या है इसका मतलब। देखो जैसे मेरे पास ये सर्किट है, यहां पे मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये बैटरी है, अभी ये देखो ये सर्किट क्या है, अभी ओपन है। तो बच्चों जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज कर दूंगा, इंस्टेंट इस सर्किट इज क्लोज्ड, जिस इंस्टेंट में हम सर्किट को क्लोज करते हैं बच्चों उसी इंस्टेंट में करंट इज एस्टैब्लिश्ड, करंट एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल, ये हमें बताना है। तो जैसे ही बच्चों मैं इसे क्लोज करूंगा ना, इस की को यहां कनेक्ट कर दूंगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मतलब स्विच ऑन कर दिया है हमने, इस सर्किट का स्विच ऑन कर दिया है। तो जिस इंस्टेंट पे बच्चों हम इस स्विच ऑन करते हैं उसी इंस्टेंट में ये बल्ब ग्लो करने लगता है। तो इसका मतलब यही है कि जिस इंस्टेंट में मैंने इस सर्किट को क्लोज किया है उसी इंस्टेंट पे यहां पे क्या होता है, करंट भी एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, उसी इंस्टेंट पे बल्ब भी ग्लो करने लग जाता है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल, ये हमें बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बच्चों इसका आंसर आप कैसे लिखोगे। देखो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है कि व्हेन ए सर्किट इज क्लोज्ड, जैसे ही बच्चों हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे, मतलब इस की को यहां कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये सर्किट ऑन हो जाएगा, मतलब यहां करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो आपको लिखना है व्हेन ए सर्किट इज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द सर्किट। बच्चों थ्रू आउट द सर्किट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। इंस्टेंटली मतलब इमीडिएटली, तुरंत उसी समय जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे बच्चों उसी समय थ्रू आउट द सर्किट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एस्टैब्लिश हो जाता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एस्टैब्लिश होने का जो स्पीड होता है बच्चों लाइट के स्पीड के बराबर होता है। काउजिंग एट एवरी पॉइंट ए लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होगा एट एवरी पॉइंट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगता है, मतलब मूव करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, ड्रिफ्ट करने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि जैसे ही मैंने यहां इस सर्किट को क्लोज किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेटअप होने लग जाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। देखो ये वाला एंड हायर पोटेंशियल होता है, ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है ये वाला एंड, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हायर से लोअर होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो होता क्या बच्चों, यहां पे देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द सर्किट हर जगह यहां पे क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा इस कंडक्टर में, इस वायर में।
इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करूंगा। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनमें फोर्स लगने लगेगा। तो बच्चों यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बच्चों थ्रू आउट द सर्किट एस्टैब्लिश हो जाता है। और उसकी एस्टैब्लिश होने की जो स्पीड होती है लाइट की स्पीड के बराबर होती है, विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो जैसे हमने इसे सर्किट को क्लोज किया, लाइट की स्पीड से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द सर्किट एस्टैब्लिश हो गया। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होने लग जाते हैं। यहां पे का इलेक्ट्रॉन, यहां पे का इलेक्ट्रॉन, यहां पे का इलेक्ट्रॉन, हर जगह जगह का इलेक्ट्रॉन जो है एक साथ जो है मूव करने लगता है, जिसकी वजह से ये बल्ब क्या करने लगता है, उसी इंस्टेंट पे ग्लो करने लगता है। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो हाउ इज करंट एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट द इंस्टेंट सर्किट इज क्लोज। ठीक है, अब देखो यहां पे एक और लाइन लिखी है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ करंट डज नॉट हैव टू वेट फॉर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ ए कंडक्टर ट्रैवलिंग टू द अदर एंड। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो करंट का जो एस्टैब्लिशमेंट होता है डज नॉट हैव टू वेट, करंट के एस्टैब्लिशमेंट को वेट नहीं करना पड़ता। किसका वेट नहीं करना पड़ता, कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एंड से दूसरे एंड मूव करे। देखो बच्चों हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन ये होता था कि 10th क्लास तक हम ये समझते थे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन इस एंड से मूव करेगा, इस एंड से मूव करते करते जब तक इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच जाता तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। हमारे कॉन्सेप्ट ये होते थे क्लास 10th तक, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन था। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है बच्चों। रियलिटी में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो ये थ्रू आउट द सर्किट हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट आएगा उसी समय इसमें भी मूवमेंट आएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन में भी मूवमेंट आएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन में भी मूवमेंट आएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन में भी मूवमेंट आएगा। तो इसीलिए बच्चों जैसे मैंने यहां सर्किट क्लोज किया उसी समय ये बल्ब भी ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, यहां पे ये बी पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और फोर्स एक्सपीरियंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, मतलब ड्रिफ्ट करने लगता है इनसाइड द कंडक्टर। बट फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग रहा है तो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना चाहिए। ठीक है ना, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन बोला जाता है। देन बच्चों व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन एक्वायर ए स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। एक्सेलरेशन होने मतलब फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों उसके बावजूद भी हम इलेक्ट्रॉन का जो है एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ही निकालते हैं। ठीक है, तो देखो मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है बच्चों। देखो इलेक्ट्रॉन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो फोर्स कितना होगा, E इंटू ई। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें फोर्स इतना फोर्स लगता है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होगा, अब देखो बच्चों फोर्स है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी इलेक्ट्रॉन में अगर फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने लगेगा। तो एक्सेलरेट करेगा तो बच्चों v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो टाइम के साथ साथ विद टाइम बच्चों वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि ये t जो है ना टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चों ये वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। ये वाली ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये वाला टर्म ये जो वैल्यू है ना ये बढ़ती रहेगी, टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। तो फाइनली जो v है, v भी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो भी बढ़ती जाएगी। एक्सेलरेशन की वजह से ऐसा हो रहा है विद टाइम। ठीक है, लेकिन बच्चों रियलिटी में जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है बच्चों वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं करती है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं करती है। हमें इलेक्ट्रॉन की एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ही निकालनी पड़ती है। देखो यहां पे क्या लिखा है, व्हाई डू द इलेक्ट्रॉन एक्वायर ए स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक एटम से दूसरे एटम जब जंप मारता है ना तो उसमें कलिजन होता है। तो कलिजन के दौरान क्या होता है, उसका वो कुछ स्पीड लॉस कर देता है, कुछ स्पीड का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो वो कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाती, उसके पास एक एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ही रहती है। तो आपको आंसर में यहां पे ये लिखना है कि ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट। एक्चुअल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों एक्सेलरेट करता है, इंक्रीजिंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड, जिसकी वजह से उसकी ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीज होती है, लेकिन अंटिल इट्स कोलाइड विद द पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल। बच्चों वो स्पीड सिर्फ और सिर्फ तब तक ही इंक्रीज करती है जब तक वो कोलाइड ना करे। देखो जैसे मान लो जैसे ये हमारे पास कंडक्टर है तो यहाँ पे क्या है, ये एटम्स है। तो मान लो देखो इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो रैंडमली किधर भी मूव कर सकते हैं, पर्टिकुलर वो किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते, वो रैंडमली किधर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे का इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाह रहा है, यहाँ पे का इधर मूव करना चाह रहा है, इधर का इधर मूव करना चाह रहा है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं रैंडमली। और बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड
इस डायरेक्शन में सेटअप है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां इस एटम से यहां से निकला, जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन जब एटम से निकलता है ना, तो जैसे इलेक्ट्रॉन एटम से निकलेगा तो ये एटम जो होता है ना पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जब यहां पे पहुंचा होगा तो उसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाह रहा है, फोर्स उसमें इधर लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ऐसे बैंड हो जाता है, कर्व्ड पाथ होता है उसका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो एक्चुअल में वो इधर मूव करना चाह रहा था, तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें फोर्स लगती है इधर अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स की वजह से बच्चों वो थोड़ा सा इस तरफ चला जाता है। फोर्स की वजह से इस तरफ चला जाता है, इस वाले पाथ में नहीं जाता, इस तरफ चला जाता है। ठीक है, देन बच्चों उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? यहां पे कलीजन होगा, इस पॉजिटिव आयन के साथ कलीजन होगा। तो इस फ्री पाथ में जब वो चल रहा था तब वो एक्सेलरेट हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें फोर्स लग रहा था, वो एक्सेलरेट कर रहा था, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जैसे ही बच्चों यहां पे इस पॉजिटिव आयन के साथ वो टकराएगा ना, इट लूजेज इट्स ड्रिफ्ट स्पीड, उसकी ड्रिफ्ट स्पीड वो लूज कर देता है, लॉस कर देता है आफ्टर कलीजन, बट स्टार्ट टू एक्सेलरेट एंड इंक्रीज इट्स ड्रिफ्ट स्पीड अगेन ओनली टू सफर ए कलीजन अगेन एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बच्चों फिर क्या होगा? यहां पे कलीजन के बाद वो किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, फिर वो एक्सेलरेट करने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? वो एक्सेलरेट करने लगेगा इलेक्ट्रॉन, और वो जैसे ही फिर जब वो दूसरे पॉजिटिव आयन के से टकराएगा ना, फिर वो अपनी स्पीड क्या करेगा? लॉस कर देगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। वो जो ड्रिफ्ट स्पीड जो इंक्रीज कर रही है, फिर वो टकरा रहा है, कलीजन हो रहा है, फिर वो स्पीड को लॉस कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली अगेन होता रहता है, बार बार होता रहता है बच्चों, अगेन एंड सो ऑन, ये होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों उसकी स्पीड क्या हो रही है? ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ भी रही है, फिर टकराने के बाद वो स्पीड का लॉस भी हो जा रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एक्वायर ओनली ए एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। इसलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ही होता है। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका, देखो यहां पे कह रहा है इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल। देखो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड बहुत स्मॉल होती है, एंड द चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। वो कह रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड भी स्मॉल होती है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन भी स्मॉल होता है, उसके बावजूद भी करंट लार्ज क्यों होता है? देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? NeAVD। तो ड्रिफ्ट स्पीड तो क्या होती है बच्चों? मिलीमीटर पर सेकंड में होती है, बहुत स्मॉल होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी स्मॉल ही होता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन भी स्मॉल होता है। ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होती है। तो बच्चों जो करंट जो लार्ज होता है ना, उनके लिए ये इनकी वैल्यू रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। लार्ज करंट होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये N होता है। N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी को ही N बोला जाता है, और N का मतलब बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, या आप ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो N होता है बच्चों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो होता है 10 की पावर 29। समझ रहे हो ना? मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 मीटर क्यूब में जो मेटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो 10 की पावर 29 होते हैं। तो ये N का वैल्यू है। तो बच्चों ये वैल्यू बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से यहां पे जो करंट होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना ये आंसर भी? देखिए बच्चों नेक्स्ट यहां पे कह रहा है हमें, ये डी पार्ट है, when electron drift in a metal from lower to higher potential does it mean that all the free electron of the metal are moving in the same direction। वो ये कह रहा है कि बच्चों इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करता है, ड्रिफ्ट मतलब मूव करता है, जो वो जो है लोअर से हायर पोटेंशियल मूव करता है। जैसे बच्चों ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, तो ये हमारा ये एंड लोअर पोटेंशियल होता है, ये वाला हायर पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल है, नेगेटिव लोअर होता है, और ये वाला एंड पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है बच्चों, वो लोअर से हायर पोटेंशियल मूव करता है। तो वो ये कह रहा है कि क्या इसका मतलब ये है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं? तो बच्चों इसका आंसर ये है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन ए मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल डू नॉट मूव इन द सेम डायरेक्शन। बच्चों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली ही मूव करता है, लेकिन वो फाइनली बच्चों लोअर से हायर ही मूव करता है। मतलब वो इस लोअर पोटेंशियल, इस एंड में लोअर पोटेंशियल है, इस एंड में हायर पोटेंशियल है, तो वो इस एंड से इस एंड
एंड में ही पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन इसी एंड में पहुंचेगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन वो ऐसे सेम डायरेक्शन में नहीं मूव करते हैं बच्चों, वो रैंडमली मूव करते हैं। इस वाले इलेक्ट्रॉन का अपना पाथ होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन का कुछ डिफरेंट पाथ होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन का यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने के लिए कुछ डिफरेंट पाथ होगा। लेकिन बच्चों उन्हें यहां से लेकर के यहां तक पहुंचाने के लिए बैटरी क्या करती है, वर्क डन करती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनमें फोर्स लगता है और ये इधर ड्रिफ्ट होते रहते हैं। लेकिन बच्चों ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं और फाइनली ये लोअर से हायर पोटेंशियल ही मूव करते हैं। लेकिन बच्चों ये इन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन सेम नहीं होती है। ओके, तो ये भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है यहां पे क्वेश्चन में, आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन विद द पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ये बताना है बच्चों, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो क्या होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो क्या होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बच्चों इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रेट बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। तो सक्सेसिव कोलिजन में इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है ना बच्चों, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। चलो इसे समझते हैं, ये क्या क्या इसका मतलब है। देखिए बच्चों सबसे पहले सक्सेसिव कोलिजन का मतलब क्या होता है। देखो जैसे ये हमारे पास एटम है, तो बच्चों इनसे क्या होता है, अब इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मतलब हम यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं हो रखा है, मतलब ये बैटरी अभी स्विच ऑन नहीं है, ठीक है, तो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं हो रखा है। तो बच्चों इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जैसे मान लो ये एटम है, तो इससे भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इससे भी, इससे भी। तो ये क्या है, आपके पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये आपके पॉजिटिव आयन है। जब इन एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बच्चों ये एटम्स क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेट सपोज वो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो बच्चों इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है। तो जब तक इसके साथ कोलिजन नहीं करता है ना, यहां पे जो फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस में वो स्ट्रेट लाइन मूव करता रहेगा, वो तब तक मूव करता रहेगा स्ट्रेट लाइन जब तक इसके साथ कोलिजन ना हो जाए। तो इसी को सक्सेसिव कोलिजन बोला जाता है। फिर जब बच्चों इसके साथ कोलिजन होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, तो लेट सपोज बच्चों वो इधर मूव कर रहा है, लेट सपोज मान लो ऐसे मूव कर रहा है वो, तो जब उसका इसके साथ कोलिजन होगा तो ये नेक्स्ट सक्सेसिव कोलिजन है। तो बच्चों ये जो सक्सेसिव कोलिजन है, इस सक्सेसिव कोलिजन में यहां पे उसका स्ट्रेट लाइन मोशन था, यहां पे भी उसका स्ट्रेट लाइन मोशन था, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रेट लाइन होता है बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। लेकिन बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आर जनरल कर्व्ड। बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन बच्चों उसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो कर्व्ड होता है। तो क्यों होता है कर्व्ड बच्चों, वो मैं अभी समझाया तो था फर्स्ट वाले पार्ट में। देखो बच्चों जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां पे हमने मान लो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगी तो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा ना, तो इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इस तरफ लगेगा ना। तो फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं कर पाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वो ऐसे कर्व हो जाएगा, इधर मूव करने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो उसका जो पाथ होगा ना वो कर्व पाथ होगा, कर्व्ड पाथ होगा उसके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं।